बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहरहाल पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिस के तौर पर ख़ित्ते में और दुनिया में अमन की कोशिशें की हैं, इसकी जाहिर है कोई नज़ीर नहीं मिलती है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ जिस सारे टॉपिक के हवाले से, जिस मौजू के हवाले से, उसके लिए आज के दिन की बड़ी अहमियत थी। क्यों? क्योंकि आज है 19 तारीख और 19 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स होने थे, मुलाकात होनी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन बहरहाल वो मनसूख हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों फरीकैन की जानिब से कर दिए गए हैं भारी दिल के साथ। ईरान के जो रहबर हैं उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम सिग्नेचर करने से पहले सोच भी रहे थे और आमादा भी नहीं थे, लेकिन जाहिर है दुनिया को अमन का पैगाम देना है और जिसे कहते हैं कि तमाम हुज्जत करना है कि अमेरिका को भी देखना है कि वो किस हद तक अपने वादों की पासदारी करता है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि ये तमाम तर जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें इस वक्त जब वो एक ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहे थे, उन्होंने कहा इट्स अ डिफिकल्ट टाइम और हार्ड टाइम, और उन्होंने फिर साइन भी किए। दुनिया ने ये मंजर देखा है और ये जाहिर है रहती दुनिया तक तारीख में रकम हो गया है। लेकिन गुज़िश्ता रात लबनान पर इजराइल की जानिब से एक मरतबा फिर बेईमाना तशद्दुद, दहशतगर्दी की गई, बम्बार्टमेंट की गई, जिसके नतीजे में 18 लोगों की कहा यह जा रहा है कि गैर मुसद्दिका तौर पर लेकिन तस्दीक शुदा 16 अफराद की शहादत की इत्तला है, जिसमें इजराइल के 4 फौजी भी जहन्नुम वासिल किए गए हैं। यह हिजबुल्लाह की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन इस सब के बाद जो मुज़ाकरात का अमल है उस पर बड़ी बातें हो रही हैं और हम चाहते हैं कि इसके हवाले से हम ज़रूर ये अहाता करने की कोशिश करें कि जब मुज़ाकरात इस दरवाजे तक आए हैं, यानी अमन इस दरवाजे तक पहुंचा है कि दोनों फरीकैन बैठकर बात भी करना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी हो गए हैं। सालिस के तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के सामने मौजूद है, कतर भी उसमें शामिल है और सऊदी अरब भी और बाकी सारे ममालिक भी। लेकिन इस सबके बावजूद इजराइल का जो ये अटैक है, क्या ये एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं कि बैक टू स्क्वायर वन पर लेकर चला जाएगा सारे मामले को? इस पर तबसरे और तज्जिए के लिए हमने आज जरा जहमत दी है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, शख्सियत हैं और बड़ा बेलाग तबसरा भी करती हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं हुमा बकाई साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। मैडम थैंक यू वेरी मच हुमा कि आपने हमें वक्त दिया है। हुमा, सरदस्त तो ये बात जब आ रही है, मतलब हेडलाइंस तो यही चल रही है ना कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात मंसूख हो गए। अब परसेप्शन क्या जा रहा है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए थे उसका क्या बना? अच्छा, फिर वो आपको पता है कि 60 रोज़ा रोड मैप मौजूद है जिसमें दोनों फरीकैन जो हैं वो जंगबंदी पर भी जाहिर है तैयार भी रहे हैं और वो जंगबंदी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जानिब जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन इस खबर के आने से क्या वो सारा जो एपिसोड गुजरा है पिछले सारे मुज़ाकरात के अमल का, उससे कहीं आपको लगता है कोई बैड टेस्ट आया है सामने? देखिए, मेरा ख्याल है इन सम वेज ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन आपको इज़राइल में नज़र आ रही थी, उन्होंने बिल्कुल होने से पहले भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि किसी तरह इसको डीरेल कर दें और ये साइन ना हो। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करके समझिए मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद को सील किया। अभी ऑलराइट। भी मैं समझती हूँ कि ईरान भी कमिटेड नज़र आता है और यूएस भी कमिटेड नज़र आता है और यूएस की भी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है इज़राइल के साथ, क्योंकि इज़राइल जो है अब स्पॉइलर से ज़्यादा एक समझिए फ्रस्ट्रेटेड एंटिटी बन गया है। जो हमला कल रात को उन्होंने किया जी। बेरूत पे, उसके बाद आपको पता है ना कि उनके अपने 4 फौजी मारे गए इजराइल के। और उन 4 फौजियों के मारे जाने पर एक बार फिर इज़राइल में बहुत गुस्सा है और एक बहुत तकलीफ़देह ट्वीट उन्होंने की है कि वहाँ की 4 अगर हमारी 4 माएँ रोई हैं तो लेबनान की हर माँ रोएगी। इतना मुश्किल उन्होंने और सख्त बात की है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि हिज़्बुल्लाह टुतलस हो चुका है। लेकिन जो बात ग्राउंड पे हो ये है कि टुतलस तो नहीं है हिज़्बुल्लाह, हम्म। हिज़्बुल्लाह ने जवाब तो दिया है और तकलीफ़देह जवाब दिया है। लेकिन इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो बढ़ेगा अच्छा। और जो ख़ामेनेई साहब हैं, हम्म। उन्होंने तकरीबन अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस भी हाँ, किया है बिल्कुल। इन नेगोशिएशन से। दुरुस्त कह रही। लेकिन ईरान जो है वो कमिटेड नज़र आता है और उसने कोई इमीडिएटली सख्त जवाब या तेल अवीव को हिट भी नहीं किया है।
अब देखना ये है कि अमेरिका इज़राइल को रिस्ट्रेन कर पाता है, और अभी जो इसहाक डार साहब ने इशारा दिया कि इतातुल मुहर्रम की वजह से भी हो जी, सकता है, जो सीनियर ख़ामेनाई हैं उनका फ्यूनरल भी है जी, 10 मुहर्रम को, आशूरा को, जी। और साथ-साथ ये भी कहा इसहाक डार साहब ने कि जब भी होगा हम उसका हिस्सा रहेंगे। तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान जो है अपना किरदार पसे पर्दा यहाँ रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस को ऑन ट्रैक रखने में अपनी कोशिश डालता रहेगा, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कतर भी, सऊदी अरेबिया भी और दीगर ममालिक भी। अच्छा पूरी दुनिया ने इसकी पज़िराई की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अलावा इज़राइल। अच्छा हुमा, जब हम ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सूरत हाल हमारे साथ आप कह रही हैं कि दुनिया ज़ाहिर सफारतकारी को भी न सिर्फ कि सपोर्ट करती है, बल्कि पाकिस्तान को मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दुनिया के ग्लोब पर मिली है। ये फरमाइएगा कि ये जो तहरीकें हैं, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त सफारतकारी और दूसरी जानिब तहरीकों से पहले मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि एक जानिब सफारतकारी है जो कि डिप्लोमेसी के थ्रू बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें मुज़ाकरात की जानिब बढ़ी, लेकिन दूसरी जानिब ईरान का सॉरी इजराइल का जो तरीका है वो तो ज़ाहिर है हमें पता है कि वो किसी भी तरह से इस जंग को ख़त्म नहीं करने देना चाहता, जैसे आपने भी कहा। इस बीच में अमेरिका कैसे विंडो बनाएगा कि वो इजराइल को, क्योंकि अभी भी मैं देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू है, उसमें वो कह रहे हैं कि इजरायली वजीर आजम को थोड़ा बहुत काबू में रखना होगा और वो इजराइल जो है वो मेरे कहे बगैर कुछ भी नहीं करता। इसमें बीच में अगर इजराइल को विंडो तलाश करता है सारे अमल को सबूताश करने की, तो फिर आप उस मंजरनामे को कैसे देखती हैं? देखिए, जो 14 नुकात आए हैं उसमें इन प्रॉक्सीज़ का तो कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वेस्ट एशिया की एनवायरनमेंट देखें कि अगर वहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कोई किरदार अच्छा, अदा कर सके, अगर गज़ा में वो सब कुछ इज़राइल को करने की इजाज़त ना दी जाती जो इज़राइल आज भी कर रहा है, तो फिर इन मज़ाहमती ऑर्गेनाइज़ेशंस की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक हो गया। ये तो रिएक्शन के तौर पे बिल्कुल बनी सही है, ना। हमास हिजबुल्लाह, हमास बिल्कुल। रिएक्शन के तौर पे जी सामने जी, आई, हिज़्बुल्लाह रिएक्शन के तौर पे ऐसे ही, सामने आई, हुटीज़ रिएक्शन के तौर पे सामने बिल्कुल आए। दुरुस्त है। ईरान की इनकी फंडिंग जंग को अपनी दहलीज से दूर रखना था, और वो रखने में कामयाब हुआ, और जंग जब उसकी दहलीज पर आई तब भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स उसके लिए सपोर्ट थे। लेबनान में जो नई बात हुई है वो ये है कि लेबनान की ऊपर जो हमले हैं उसको ईरान ने जोड़ा है पीस डील में। एक सोवरेन स्टेट ने दूसरी सोवरेन स्टेट के हमलों को पीस डील का हिस्सा बनाया है, और इस जंग के दौरान उन्होंने ओपनली हिजबुल्लाह को ओन किया है। दुरुस्त है। ये सबसे मैं समझती हूँ पैराडाइम शिफ्ट है इस पूरी सूरत हाल में। ईरान उनकी फंडिंग उस वक्त तक करेगा जब तक ईरान को ये फीलिंग होगी कि उनको जिंदा रखना जुड़ा हुआ है उसकी अपनी बका से। लेकिन जो एक और तब्दीली है वो ये कि जिस तरह खलीजी ममालिक और सऊदी अरब जुड़ा हुआ था इसराइल के साथ, अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब अल्टरनेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ढूंढ रहा है। खलीजी ममालिक अपने फैसले करना चाहते हैं। तो ये जो वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब्दील हो रहा है, अगर ये वाकई तब्दील हो जाता है और ईरान की इनसिक्योरिटीज कम हो जाती हैं, तो फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस का थ्रस्ट तब्दील हो जाएगा। ये ठीक हो गया। रेजिस्टेंस से बिल्डिंग में भी आ सकती हैं, और देखिए हमास तो इलेक्शंस जीत चुकी थी। जी वो जी, इलेक्शंस अभी बिल्कुल। तक अमेरिका ने माने नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुमा। हुमा सही है, आपने पहले मज़ाहमती वाली बात कह दी है, लेकिन मैं फिर ये आपकी इस बात से ये सवाल निकलता है कि मैंने लबनान के वज़ीर आज़म का पिछले मेरा ख़्याल है 2 हफ़्ते पहले एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू सुना, उसमें वो ये कह रहे थे कि बहरहाल वो ईरान के हवाले से उनका ये कहना था कि ईरान को भी इस बात का ख़्याल करना होगा कि वो एज़ एन सॉवरेन स्टेट देखा जाए और लबनान की जो दाखिली मामलात हैं उसमें उस तरह से अमल दखल ना करे। ये आप इस पैगाम को कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो तहरीकें हैं, मज़ाहमती तहरीकें, इससे ईरान अपने आप को डिस्टेंस कर पाएगा या नहीं? ईरान के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा बना था ना जी। ईरान ने तो अपने आप को खुद खड़ा रखा था और खड़ा रहा। जो हमले इज़राइल और अमेरिका ने मिलके किए, ये हम्म, ईरान की एबिलिटी थी इस हार्ड पावर को रेजिस्ट करने की,
और फिर उसका सख्त जवाब देने की। तो आज जब हम इस वॉर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने बैठते हैं, तो जो परसेप्शन वॉर है वो ईरान ने जीती है, जो एब्सोल्युटली पॉलिटिकल राइट, वॉर है वो ईरान ने जीती है, नो डाउट। और ये बात वाज़ेह हो गई कि हार्ड पावर से जंगें नहीं जीती जा सकती। क्योंकि जो जो इस जंग में जीत हुई है वो ईरान की रेज़िलियंस की जीत हुई है। ऐसे ही है। और इससे जो चेंज आई है वो ये आई है कि आज ईरान के साथ ममालिक जुड़ रहे हैं और ईरान का मौक़िफ़ ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया वापस जाना चाहती है लिबरल ऑर्डर की तरफ, मल्टीलैटरलिज़्म की तरफ। उस वहाँ चाइना ये कह रहा है कि फेलियर है ये वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर का, तो ग्लोबल साउथ से कोई ऐसा ऑर्डर उठना चाहिए जो दुनिया को इस नहज पर आइंदा ना पहुँचाए। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग। जो चेंजेस जिनकी इस वक़्त शुरुआत हुई हुँ, है, ये क्रिस्टलाइज़ होंगी कि आगे किस तौर सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन एक बात तय है, देखिए कुछ चीज़ें हो रही थी, इब्राहिम एकॉर्ड्स डन था, येस। बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही थी हाँ। गज़ा की, ये तो इस जंग के मलबे में दफ़न हो गए। एब्सोल्युटली राइट हुमा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसका अहाता करते हैं कि एक जानिब दुनिया के पास ये खबर मौजूद है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों फरीकैन ईरान और अमेरिका के माबैन हो चुके हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो आज मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था, यानी आज के दिन जो शुरू होना था, वो बहरहाल मनसूख हुआ है। इस खबर यानी दोनों खबरों ने क्या इम्पैक्ट डाला है तबसरा निगारों और तज्जिया निगारों की निगाह पे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर गुफ्तगू हो रही है उस खास मुज़ाकरात के हवाले से जो कि आज के दिन होना थे और मनसूख कर दिए गए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो सारा अमल जो कि एक प्रोसेस पूरा गुजरा जिसमें पाकिस्तान ने बतौर साले से एक अहम तरीन किरदार अदा किया, वो कहीं शायद पीछे चला गया। लेकिन हम इस तासुर के हवाले से, क्योंकि सवालात बहुत हैं, शुकूक बहुत सारे हैं, तो उस पर ही बात कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मंसूर जाफर, माहिर मशरिक़ वुस्ता है, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं आप भी, और जाहिर है आपकी बड़ी गहरी निगाह है इस सारे मामले पर। मंसूर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ज़ाहिर दोनों फरीकैन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होने के बाद तो ये बात बहुत ही ज़्यादा, ज़ाहिर है ये एक पायदारी की बात आ गई ना, लेकिन इसके बावजूद जो आज के मुज़ाकरात थे और स्विस वजारत ख़ारजा के इस ऐलान के बाद कि ये मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए, ज़ाहिर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये होंगे ही नहीं, मनसूख का लफ्ज़ है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक इम्पैक्ट बहरहाल डाला है। आपके नज़रिए में ये कितनी अहमियत के हामिल खबर रही और इसके क्या नताइज हो सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक अमेरिका और ईरान का ताल्लुक है, उन्हें तो दोनों को ये शरह सदर है कि उन्होंने अगले 60 दिन जो हैं, वो एक एक्सटेंसिव मुज़ाकराती सेशन के अंदर अपने आप को एंगेज रखना है, ऑलराइट। ताकि जो फाइनल एग्रीमेंट है, उस तक पहुँचा जा सके, क्योंकि ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और आप समझ लीजिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टाइम पीरियड है और इसको अगर फुली यूटिलाइज़ ना किया जा सका, तो खदशा इसी बात का है कि फिर बैक टू स्क्वायर वन। और आपके इल्म में है, अमेरिका और इसराइल की ये तारीख है कि वो ऐन मुज़ाकरात के दौर में भी, दरमियान में भी बाज़ औक़ात अपने जो की गई कमिटमेंट्स हैं, उनसे पहलूतही करते हैं और दोबारा से उन पर जंगी जुनून सवार होता है और फिर वो जंग की तरफ आमादा हो जाते हैं। तो लिहाज़ा खदशा अपनी जगह मौजूद है और बिलख़ुसूस जो इस वक़्त फँस क्रिएट कर रहा है इसराइल जी सर। लबनान के अंदर, जी। उसे देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि इसका इम्कान मौजूद है और हर लम्हा ये खतरा मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि उसके साथ-साथ जो शटअप कॉल अब जेडी वैंस जेडी साहब की वेंस, तरफ से हाँ। गई है इसराइली क़यादत और उनके जो इंतहापसंद वुज़रा उनके लिए, और उससे पहले इसी में यानी मैं समझता हूँ ये एक एक्सटेंशन ही है उन यानी सख्त रवैये की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब माज़ी में वक़्तन-फ़वक़्तन नेतन्याहू साहब के साथ रवा रखा उन्होंने, चाहे टेलीफ़ोन कॉल की सूरत में हो या अदरवाइज़ मुख्तलिफ ज़राए के साथ वो अपना इज़हार करते रहे। लेकिन अब ये जो तकरीबन 1 मिनट 20 सेकंड की जो एक उनकी क्लिप है, जी सर। उसने तो वो कहा जाता है ना कि अख़ीर कर दी है हुँ। और इस पर इस वक़्त सफ़े मातम बिछे हुए हैं लिटरली तेल अवीव के अंदर कि ये हमारे साथ हो क्या गया और किस अंदाज़ से हमें मुख़ातब किया गया है। अगरचे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद मैं ज़ाती तौर पे इसलिए नहीं दिखाई देता कि दुनिया को पता है कि इसराइल को किसने क्रिएट किया है, किसकी शय पर, किसकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट पर जो है ये इतराता है और ये सब मांगेगा गाज़ा है। जिस दिन उस नौइयत की पाबंदियाँ या कम से कम एक सप्लाई चेन
या और कुछ नहीं तो इनकी जो बैटरीज हैं इस वक्त जो थर्ड की हैं या उसके साथ एरो मिसाइल की है, जितने मिसाइल शिकन सिस्टम है, अगर उसकी सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाए इस वक्त एक अलामती तौर पर भी, तो मैं समझता हूँ कि इसराइल को हकीकी मानों में अपना मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वेट जो है उसका मुकम्मल तौर पे इदराक हो जाएगा और वो अपनी आइंदा की जो जंगी हिकमत अमलियाँ हैं वो काफी सोच समझ कर अपनाएगा या उसकी तरफ प्रोसीड करेगा, क्योंकि वो इस वक्त आदी थे। इस वक्त फलस्तीन के अंदर जो उन्होंने तबाही और बर्बादी फैलाई उसके फिर इसी तरीके से खित्ते के दीगर ममालिक वो समझ रहे थे कि ये वियतनाम है, वो समझ रहे थे कि ये शायद क्यूबा है जिस तरीके से वहां से उठाकर ले आए वेनेजुएला और वेनेजुएला। तो उन्होंने बिल्कुल इसी नौयत का समझ लिया लबनान को भी, क्योंकि लबनान से जो एक बहुत टफ फाइट बैक मिल रहा है उन्हें। बिलखुसूस अगर आज आपने इत्तलात देखी हो तो 18 लोगों की वहाँ हलाकतों की इत्तलात है, जिसमें 4 इसराइली फौजी, उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का जो उनका ऑफिशियल है वो शामिल है। तो यकीनन जब एक ऐसे मज़ामती ग्रुप के जो उनके मरकावा के जो जनरेशन 4 के टैंक्स हैं उनको भी हवा में तहलील कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो फिर उनके साथ मुकाबला। और खास तौर पे आपको याद होगा वो फेमस कॉल हेनरी किसिंजर का कि उन्होंने कहा था कि जो किसी जो मलेशिया है उसके साथ आपकी फतह का पैमाना यही होता है कि मलेशिया मौजूद है, मैदान के अंदर मौजूद है, उसके लिए उसको ताराज करना, चाहे वो हम फलस्तीन के मलेशियाज हों या यहाँ पे लबनान के मलेशिया वो मौजूद है। और लिहाजा जो इसराइल पर जो उनकी फतह है या जो उनका एक अपर हैंड है वो आपको सबको दिखाई देता है। अगरचे उनकी कोई पैरिटी नहीं है, ना तो उनकी कोई मिलिट्री माइट की, ना उनके आर्सेनल की, ना उनके इक्विपमेंट की, लेकिन उनका एक अज़्म और हौसला है जिसके नतीजे में उन्होंने अपने मैं समझता हूँ उस मुल्क का कि जिस मुल्क में उन्हें इस वक्त कलअदम करार दे दिया गया, उनको बैन करार दे दिया गया, उनकी जो जनूबी सरहदें उसके मुहाफिज यही हैं। लबनान की तो फौज में ये सकत नहीं है कि वो इसराइली हमलों को रोक सके। हाँ, वो उनके साथ मिलके हिजबुल्लाह का कलमा करने के लिए, कला कमा करने के लिए शायद अपने आप को तैयार पाते हों। और इस वक्त जो सीज फायर किया है अगर देखा जाए तो टेक्निकली उसके हिजबुल्लाह पाबंद नहीं है, क्योंकि वो सीज फायर तो लबनानी हुकूमत ने साइन किया है, तो वो उस पर कमिटमेंट अपनी शो कर सकती है। तो ये वो सूरत हाल है जिसे देखते हुए जो आगे के 60 दिन है वो बड़े ही मुश्किल दिखाई देते हैं। अभी ये जो एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ है खासतौर पर इमीडिएट मुज़ाकरात का आगाज ना होने का, तो उसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है ईरान की तरफ से वो यही है कि वो चाह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद जो है, शुरा के बाद जो है मुज़ाकरात का बाकायदा दौर का आगाज किया जाए। तो इस दौरान तमाम लोग मंसूर साहब बहुत ही एंगेज होते हैं। बहुत अच्छा आपने तज्जिया पेश किया है, लेकिन अब जरा सा ये सवाल भी फिर शायद अहमियत का हामिल हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो रहे हैं और इनफैक्ट हो गए, तो उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि इट्स अ हार्ड डिसीजन जो हम करने जा रहे हैं, और वो उन्होंने फिर साइन किया। इधर जब हम मुश्तबा खामनाई साहब को देखते हैं, रहबर मौज़म को देखते हैं, तो वो भी अब इस पूरे प्रोसेस में खुद को एक ख़ास डिस्टेंस के साथ मेंटेन करते हैं। और सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब को ये बात कही जाती है कि ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें पीस है, डायलॉग है, ज़ाहिर है हम इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एक जिसे कहते हैं ना तमाम हुज्जत भी कर लिया जाए, और दूसरा ये कि एक रास्ता ज़रूर दुनिया को सामने नज़र आना चाहिए कि ईरान बहरहाल अमन चाहता है और उसमें पहल भी कर रहा है, मामलात को अफ़वाह व तफ़हीम से हल भी करना चाहता है, लेकिन अमेरिका का भी एक चेहरा बहरहाल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस जिस तरह से वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने सारे मामले को, वो दिखाना चाहते हैं ईरान। क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो असर डालेंगे इस डील पर, इन मुज़ाकरात पर, ईरान की जानिब से, रहबर की जानिब से जो हैं? देखिए, जहां तक तो आयतुल्लाह साहब के एक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ इसमें 2 फरीकों के लिए मैसेज है। एक तो खुद उनकी इंटरनल लीडरशिप के लिए यानी पेज़ेश्कियान एंड कंपनी, और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के अमेरिका और इसराइल के लिए। उनके लिए उनका मैसेज अमेरिका और इसराइल के लिए ये है कि उन्होंने बता दिया है कि माजी में जो एक पावर स्केल्टन यहाँ पे मौजूद था वली अल फकीह की सूरत में, उसमें जो रहबर आला है उन्हीं का फरमाना जो है वो कौल फैसल होता है और उसी पर पॉलिसी बनती है और उसी को आगे पासदारान इनकलाब लेके चलते हैं, सियासी हुकूमत लेके चलती है, पार्लियामेंट लेके चलती है। तो उन्होंने इस वक्त ये बताया है कि आप जिस रिजीम चेंज का ख्वाब लेकर आए थे वो नहीं हो सका, वो मौजूद है।
मैं एक हैवी हार्ट के साथ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक इत्माम हुज्जत कर लिया जाए अमेरिका जी, के जी। साथ या वारिंग फैक्शंस के साथ, कि वो ये ना कहें कि जी अमन का मौका ही नहीं दिया गया, हमें मुज़ाकरात का मौका ही नहीं दिया गया। तो और दूसरी तरफ ये सियासी लीडरशिप ईरान के लिए ये मैसेज है कि आपने अपनी कन्फाइंस, अपना जो एक पैरामीटर्स है उसके अंदर अपने आप को रखना है। आपने बहुत ज्यादा गिव इन नहीं करना मुख्तलिफ इशूज पे, चाहे वो न्यूक्लियर्स का मामला हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो अपना जो रीजनल पॉलिटिकल एजेंडा है उस मामले में हो। तो ये दो मैं समझता हूँ डिक्टेट्स इसमें वाज़ेह मौजूद है। उनकी वो जो एक चुप है उसमें बहुत सारे लेसन्स अमेरिका के लिए और मकामी लीडरशिप के लिए मौजूद है, और इसी वजह से उन्होंने इसको एक रिजर्वेशन के साथ ऑन रिकॉर्ड ओके किया है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही, इसका मकसद ये नहीं कि वो इससे नाराज हैं या कुछ, उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और मैं समझता हूँ खासतौर पे अमेरिका को वो लेसन दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो बहुत शादियाने बजा रहे हैं, देखिए जी हमने बड़ी मॉडरेट लीडरशिप वहां ले आए। तो ये मॉडरेट लीडरशिप है कि उन्होंने एक रिजर्वेशन के साथ आपके इस एफर्ट को जो है वो एक्नॉलेज किया है। बसूरत दीगर वो पहले से भी ज्यादा शायद अपने मौकफ, अपना जो उनका उसूली जो प्रिंसिपल स्टांस है, ईरान के जो नेशनल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उस हवाले से उसी तरह कायम और दायम है जिस तरीके से माजी में मंसूर हुआ साहब, करता था। इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ज़रा जब आप ये इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की तो मैं भी आपसे मुस्तार कर लेती हूँ। मसूद पेज़ेश्कियान एंड कंपनी जो आपने कहा, इस वक्त क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़रा मुझे याद पड़ता है कि जब इब्राहिम रईसी साहब इस मनसब पर फाइज थे उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन जब मसूद पेज़ेश्कियान साहब इस ओहदे पर आए हैं तो बहरहाल ये कहा जाने लगा कि आप जो हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और एतदाल पसंद माने जाते हैं अपने हलकों में, और वो चाहते भी हैं, और उनके किसी हद तक अमल से भी ये चीज़ वाज़े हो रही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि रहबर के नज़रियात के लोग जो कि ज़ाहिर है उनके साथ इंटैक्ट हैं, और उन्होंने अपना बहरहाल आपने कहा कि जब इस सारी डील के अंदर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में या बातों में इस चीज़ की झलक का इजहार किया है कि बहरहाल हम ये कर रहे हैं लेकिन एक भारी दिल के साथ कर रहे हैं। सो क्या मसूद पेज़ेश्कियान साहब की सोच के हामिल लोगों अलग हैं और रहबर के साथ और उनकी नज़रियात के हामी लोग अलग हैं, हम ये तासुर ले सकते हैं इस बात से? देखिए जी, ये अगर इसको एम्फसाइज ना भी किया जाए तो ये अज़ल में नशम्स है कि ये तफरीक अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, पेज़ेश्कियान साहब और उनके जो हमनवा हैं इस पूरे यानी जो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर उनकी अपनी से है वो रखते हैं, लेकिन आपके इल्म में है और दुनिया जानती है कि ईरान के अंदर जो पावर का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, कि वहाँ रहबर आला वही एक पॉलिसी साज इदारा है, खासतौर पे फॉरेन अफेयर के मामले में, न्यूज़ के मामले में, और इसी तरीके से जो दाखिली सियासत है उसके मामले में, और इवन जो रीजनल एजेंडा है उसके हवाले से भी। फिर इसी तरीके से उनका बिलखुसूस इस यानी एक तो उनका कौल फैसल, फिर दूसरा जो उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जी सर, जो एक प्राइम पॉलिसी साज इदारा है, वो इन्हीं के तहत काम करती है और वही बेसिकली कमांड्स देती है आपके पासदारान इनकलाब को, आपकी रेगुलर आर्मी को, आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी बसीज है, फिर इसी तरीके से जो दीगर लॉ एनफोर्सिंग इदारे हैं वो तमाम उसी सेटअप के अंदर काम करते हैं। इसमें और खासतौर पे जो पार्लियामेंट है उसका एक अपना अहम रोल है, और इस पूरे आप कह लीजिए जो स्ट्रक्चर का जो बाहम जल करके जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है वो ईरान की एक पॉलिसी होती है। और यही वजह है कि ये मल्टी टेयर्ड जो पॉलिसी साज या इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मौजूदगी में बाज़ औक़ात ये फील आती है कि शायद पेज़ेश्कियान साहब कोई अलग मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। पेज़ेश्कियान साहब ने बतौर सदर ईरान जो है या इस्लामी जमहूरिया ईरान वो ही पॉलिसी लेके चलनी है जो इन तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन से अप्रूव होके और सैंक्शन होके उन तक पहुंचती है। उन्होंने बेसिकली उसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। एक ब्रेक लेते हैं, मंसूर साहब वापस आते हैं तो जरा इसी को मजीद इस पर 60 डेज में क्या जो आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने हैं और डायलॉग को जो है आगे चलाना है, इस पे क्या चीजें हो सकती हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है ईरान अमेरिका के अभी तक के जो मुज़ाकरात का अमल है उस पर, और फिर जो खदशात हैं ज़ाहिर जिसको महसूस किया जा रहा है उस पर भी बात करनी है। मंसूर साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि जेडी वेंस की शटअप कॉल भी है, और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का बार बार इस बात का इजहार करना कि इजराइल उनका बेबी है। आप क्या समझते हैं कि इन 60 डेज़ के अंदर क्या किसी तरह का कोई इस पूरे अमल को सबोताज करने के लिए, गो के लबनान वाला इशू हो चुका है, क्या दोबारा इजराइल इस चीज पर अपने आप को मादा रखेगा? और क्या सबसे अहम सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप उनको रोकने में कामयाब रहेंगे या नहीं? देखिए जी, इस वक्त इसराइल मेरा ख्याल बिल्कुल उसकी कैफियत जो है ना वो एक जख्मी शेर वाली है। हाँ हाँ। बहुत ही बुरे तरीके से वो उनके यानी एतमाद को ठेस पहुंची है। वो नहीं समझते थे कि इस अंदाज से एक तो मायदा हो जाएगा, फिर जी। दूसरा हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें इस नौयत की सख्त बातें अमेरिकी क़यादत की तरफ से सुनने को मिलेंगी। बिलखुसूस इस पूरे मरहले के अंदर आप देखिए कि इस वक्त जो सूरत-हाल बन चुकी है वहाँ पर इसराइल के अंदर कि उनके जो इंतहा पसंद वज़रा हैं, बिलखुसूस वो जो यहूदी आबादकारों के नुमाइंदे हैं, इतमार बिन गवीर और स्मोट्रिच। इतमार बिन गवीर ने तो आज जो स्टेटमेंट दी है लबनान के हवाले से, उन्होंने तो बिल्कुल वही जो किसी दौर में हमारे शेख रशीद साहब जो आग लगा दो, जला दो, गिरा दो करते किए थे, तो उन्होंने कहा कि पूरा पूरा लबनान को लबनान। जला दो, पूरे लबनान को जो है आग लगा दें। तो वो इस नौयत की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं कि जिनके 1-2 वोटों के सर पर नेतन्याहू साहब की नाम नहाद सियासी हुकूमत खड़ी है। हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग। में नेतन्याहू बाज़ औक़ात फिर उनके इस नैरेटिव से इस कदर मुतासिर होते हैं या उसका असीर बन जाते हैं कि वो भी कोई इसी नौयत की बात कर देते हैं, और फिर अमली तौर पे क्योंकि ज़ाहिर है वो एग्जीक्यूशन फोर्स है, तो वो कोई ना कोई हमाकत या एक ऐसा हुक्म दे देते हैं अपनी फौज को कि वो दोबारा से ऐसी कोई हाँ। फुलझड़ी या कोई ऐसी चांदमारी कर देते हैं कि जो हम्म। पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसको सबोताज करने के लिए काफ़ी होती है। तो ऐसे में दूसरी तरफ ईरान नहीं है जिसने सोचना है, दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह है। वो टिट फॉर टैट में बिलीव करती है, और आपने जी। देखा कि जिस अंदाज से उनको जमीन से या निचले बैठने के लिए मजबूर किया गया, वो एक दिन भी उस पर नहीं, कतई नजर इसके कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी लीडरशिप समेत कुर्बानियां दी हैं, ऐसे आज ही। भी दे रहे हैं। और उससे बढ़कर उनको इस बात का अफसोस है कि जिन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पे इसराइल का कत्लेआम जो है वो जारी है। जी। 18-18 लोग जो है वो एक दिन में तहक़ीक़ किए जा रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसकी वजह से इस वक़्त जो इसराइल के जो अंदर एक अनट्रस्ट पाया जाता है, हाँ। खासतौर पे क़यादत के हलकों में, वो वाक़ई ही इस लेवल का है कि कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर तो वहाँ पे कुछ सेन एडवाइस है, कुछ सोचने समझने वाले विच लोग हैं, इज तो इस बार विच इज जेडी नॉट वेंस बियॉन्ड साहब की सरफेस। जो मंसूर साहब मकबूलात है, उन आज पे के लिए ज़रूर बेहद तवज्जो शुक्रिया। देंगे। थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए, माहिर मशरक़ वुस्ता इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अहमद हसन अल अरबी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जाहिर है कि मिडल ईस्ट के हवाले से भी, और फिर बिलखुसूस जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर की हम बातें करते हैं उस पर बड़ा अपना ख़ास तज्ज़िया और तबसरा रखते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच सर। अहमद साहब, ज़ाहिर एक आम आदमी के लिए ये खबर बहुत अहमियत की हामिल थी कि ज़ाहिर दो लोग जिन्होंने सदियों और दिहाइयों तक, दो फरीकैन जो आमने सामने बैठने को दरकिना एक दूसरे से बात करने की तो बहुत ही दूर की बात थी। आज मुज़ाकरात के हवाले से जब ये खबर आई कि नहीं, आज के दिन जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो शायद प्रोग्राम ये होना था कि भाई ज्यूरिख में ये हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है, वो जिस रिजॉर्ट के अंदर मुज़ाकरात के अमल के लिए दोनों फरीकैन को मौजूद होना था, बहरहाल वो मनसूख हो गए। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, आप इस पर क्या तबसरा और तज्जिया रखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो पीस का फ्रेमवर्क है आपके ऑडियंस को समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन उनको कर देता हूँ आसान अल्फाज में। डिप्लोमेसी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें जो डिप्लोमेसी की जो रूह होती है वो इस बात में होती है कि ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक में नहीं होती, और यही डिप्लोमेसी की सीरियसनेस होती है। इसी हिसाब से आप इस वक्त ईरान और यूएस के दरमियान में जो पीस फ्रेमवर्क की बातचीत चल रही थी पिछले फरवरी ऑनवर्ड्स, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जब ईरान कहता था कि सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो इसका मतलब है ईरान एक लॉन्ग लास्टिंग पीस की बात कर रहा है, और उसका ये मतलब है कि बार बार ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। जब ईरान ये बात करता है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ईरान री इमेजिनिंग ऑफ द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ मिडल ईस्ट की बात करता है, और उस फ्रेमवर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए जो था वो एक पूरा प्रोसेस था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी ममालिक इसके मेंबर थे यानी प्रिंसिपल एक्टर्स प्लस पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, वो इससे गुजर के आ चुके हैं। वो फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया। सो जिस तरह एक मूवी होती
उसको आप डायरेक्ट करते हैं, जिस तरह उसको डायरेक्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं अपने स्टूडियो में करते हैं, अपने इक्विपमेंट के साथ करते हैं। एक दफा जब वो डायरेक्ट हो जाती है ना मूवी, वो बन जाती है, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग आप किसी भी थिएटर में करवा सकते हैं, उसका अपना एक प्रोसेस होता है। थिएटर इंपॉर्टेंट होता है यस, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस होता है कि कहाँ पे होनी है, कैसे होनी है। उसी तरह जो पीस का फ्रेमवर्क है वो डिसाइड हो चुका है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं, और इन सारी फॉर्मेलिटीज से हट के ईरान और यूएस के अंदर ये सोच मौजूद है कि हमने अब जंग नहीं लड़नी, और हमने अब पीस की तरफ आना है, अमन की तरफ आना है, और लार्जर पीस की तरफ आना है। अब वो जिनेवा में हो, आज हो, कल हो, कौन से पार्टिसिपेंट कैसे कैसे होगा, ये एक अपनी साइंस है जो कि मैटर करती है, उतना मैटर नहीं करती जितना फ्रेमवर्क को डिसाइड करना मैटर करता है। इंपॉर्टेंट बात की अहमद, लेकिन अहमद अब ज़ाहिर है जब आप फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो सब कुछ बेहतर हो रहा है, दोनों यानी मुज़ाकरात की मेज सजी, बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गए, लेकिन एक ऐसा हम तो ज़ाहिर है उसको नहीं तस्लीम करते, नाजायज़ रियासत इजराइल जो है वो इस पूरी टेबल को उलट देती है। यानी लबनान पे हमला होता है, वहां पर लोगों की शहादतें होती हैं, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ताहाल, बावजूद इसके कि उन्होंने बड़ी हार्ड लाइंस भी यूज की हैं नेतन्याहू को कहने के लिए, बट वो प्रैक्टिकली अब साबित नहीं हो पा रही। यानी नेतन्याहू नहीं रुकना लबनान के हवाले से, वहां पर मुसलसल हमले जारी हैं। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त जिस फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं, इसमें मजीद इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इजराइल को ना रोक सके और इजराइल कुछ भी कर जाए? जी देखिए, इसराइल की एक रियलिटी और एक हकीकत है कि पिछले 70 इयर्स में इसराइल ने कोई प्रॉपर जंग नहीं लड़ी अमेरिकन सपोर्ट और अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ। फेयर बात, बिल्कुल ठीक। रिसेंटली आपने पहली दफा कुछ चीजें अनप्रेसिडेंटेड देखी अमेरिका यूएस रिलेशंस में, कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो अमेरिकन एयर डिफेंसेस से या अमेरिका के जो हथियार थे अमेरिका ने वो रोके, कि जब इसराइल के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ईरान की तरफ से आगे पीछे से। उसके साथ साथ आप जो इस वक्त जो बुनियाद पड़ रही है एक नए अमेरिका और इसराइल रिलेशंस की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक्सियोस के आर्टिकल में उन्होंने गालियां दी बेंजामिन नेतन्याहू को, और फिर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने अभी रिसेंटली एक ब्रिटिशर के साथ पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि गालियां नहीं दी, उन्होंने कहा कि ठीक है एक डायरेक्ट तरीके से बात की और ये सब कुछ। फिर जेडी वेंस बजाते खुद जिस तरीके से इसराइल को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिस तरीके से वो ये अभी उन्होंने कहा कि तुम हमारे टैक्स के डॉलर से पल रहे हो और तुम्हें डिफेंड हमारे टैक्स के डॉलर कर रहे हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है तो वेक अप और उस रियलिटी को तो देखो जिसमें तुम्हारा मुल्क है। बाज़ाब्ता तौर पे ये बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में अगर इसराइल की कोई सपोर्ट बची है तो वो अमेरिका की बची है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये बात कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधा बयान दिया ये, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लेबनान के साथ इसराइल कर रहा है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। सो इसराइल, देखिए जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान में हुई थी। दो प्रिंसिपल एक्टर्स से, एक का नाम ईरान था, एक का इसराइल था। फिर अमेरिका ने ये जंग ज्वाइन की तो 3 प्रिंसिपल एक्टर्स हो गए। 1-1.5 महीना गुजरा, इसराइल वेंट इनटू द बैकग्राउंड, इसराइल बिकेम अ सेकेंडरी एक्टर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। फिर उसके बाद 1 महीना और गुजरा और ऑफिशियली इसराइल, जो कि 2 महीने पहले एक प्रिंसिपल एक्टर था मिडिल ईस्ट में, उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस इतनी श्रिंक हुई कि अब वो एक स्पॉइलर रह गया बस। और उस स्पॉइलर को रोकने की अब ऑफिशियल जिम्मेदारी पड़ गई है ईरान के ऊपर और इंपॉर्टेंटली अमेरिका के ऊपर। सो ये एक ऐसा डेंट पड़ चुका है अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस में जो फुलफिल नहीं हो सकता। और इसराइल जो है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल है कि वो मैं इसको आगे भी डिबेट करती हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी क्योंकि आपका एक और सब्जेक्ट है और आप उस पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। अभी G7 का जो इजलास हुआ उसमें कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बराबर में बिठा के मोदी को जो है वो किलर कहा, और सारी दुनिया ने वो सुना और उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एम्फसाइजिंगली ये चीजें कही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इस बात को जताने में वो कामयाब रहे कि ही इज द ओनली सपोर्टर इन द वर्ल्ड जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है? हसन।
जी, इसके साथ-साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अक्सर हमने रीड नहीं किया। जी। अमेरिका का प्रेज़िडेंट जब किसी और मुल्क के साथ डील करता है तो उसको बैकिंग होती है। अमेरिका का एक पूरा यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज़ का एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में से एक है, और पूरी बैकिंग और इंटेल के साथ फिर वो जो प्रेज़िडेंट अमेरिकन प्रेज़िडेंट है वो किसी और मुल्क के प्रेज़िडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर स्टेट हेड के साथ डील करता है। यहाँ पे आपने देखा होगा टुवर्ड्स द एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि अगर हँसते हुए उसने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे मौजूद है तो अगर इंडिया के ऊपर कोई हमला हुआ तो हम उसको ऐसे करेंगे, लेकिन अगर मोदी के अलावा कोई और हुआ तो हम फिर सोचेंगे। वो बात उसने की। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट बगैर वजह की ये बात नहीं करेगा। इट क्लियरली शोज कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सटल मैसेज नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं दैट आई नो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम आप एक कमजोर वजीर आजम हो और तुम्हारे खिलाफ और भी लोग आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ और मोहन भगवत जो प्लान कर रहे हैं और अमित शाह जो प्लान कर रहे हैं, वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। ये पाकिस्तान के स्टैंड के ऊपर भी जो है वो मोहर लगाता है, जो हम अब पिछले काफी अरसे से कह रहे हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट के अंदर मोदी की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा इंतशार है, और जो ये सारी बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को पोजीशन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की जगह, वो बात भी जो है वो स्टैंप होती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उस मीटिंग के दौरान। इंडीड अहमद, वक्त की कमी के बायस हम आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, लेकिन जाहिर है कि यह मुझे पता है कि आपका बहुत ही क्लोज हार्ट जिसे कहते हैं ना कि सब्जेक्ट है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करें तो वो इन सारी चीज़ों का भी अहाता कर सकें। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।